इस मेरी कर्मस्थली पर यहाँ पर पुनः बुला करके मेरी एनर्जी को वापस वैसा ही कर दिया। सामान्यतः क्या होता है कि अभी मैं और प्रशांत सर बात कर रहे थे कि जब आप यहाँ, हम लोग प्राइवेट काम करते हैं तो खूब एनर्जी पसीना बहाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में जाने के बाद में व्यक्ति कुछ रिलैक्स हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर पुनः अपनी कर्मस्थली पर आकर के वापस वैसा ही ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ जैसा सर ने आज से लगभग 10-12 साल 15 साल पहले की बात करी, वैसी ही कुछ ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ। कुछ मेरे सामने जो आप लोग युवा स्टाफ बैठे हो, जो एनर्जेटिक टीम बैठी है, उसको देख करके निसंदेह मेरी ऊर्जा जो है और दुगनी हो रही है। तो सबसे पहले आप युवा एनर्जेटिक एम्बिशियस टैगोरियन टीम को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू से ही शुरू करूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया, ये मेरी कहानी नहीं है, हम लोगों से जुड़ी हुई कहानी है। मैं शुरुआत थोड़ी करूँगा, उसके बाद टीचर्स के लिए क्या ज़रूरी है उस थ्योरी की भी बात करूँगा, क्या सिद्धांत है उसकी भी बात मैं करूँगा। लेकिन जब मैंने शुरू किया, मैं आया था कि मैं कहीं भाटिया सर के पास तैयारी करूँगा या इस तरीके से तैयारी करूँगा, और स्कूल तो मैं थोड़ा बहुत ही ज्वाइन करूँगा, इस तरीके से आया था। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो लोग मुझे कहने लगे कि अरे यार, गवर्नमेंट जॉब लगना है तो टैगोर में मत जाना, वो तो खून चूस लेते हैं। आपको भी किसी को इस तरीके की सलाह दी होगी। लेकिन सर, वास्तविकता ये है कि आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जिस सीट पर बैठे हैं वहां से आपका जो भविष्य है वो बहुत ही सुनहरा है। आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और आप अगर यहीं रह करके अपना नाम, अपना एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हो तो वो आपको यहाँ भी मिलेगी। आप कहोगे सर बाहर राय अलग मिल रही है, आप अलग बात कर रहे हो, ये ऐसे कैसे संभव है? क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं, फैक्ट हैं। आप अपने आप पर गर्व महसूस करेंगे कि जिस सीट पर आप बैठे हैं, यहाँ पर कभी प्रमोद गोयल सर, राजेंद्र वर्मा सर यहाँ बैठा करते थे, और आज वो सर इंडिया की फेमस पर्सनालिटी हैं, पूरे इंडिया की फेमस पर्सनालिटी हैं। मैं बात करूं संदीप सहारण सर, रिपुल गुप्ता सर, अकिन मिड्डा सर, पवन सर, प्रभु सर, ये तो मेरे छोटे से कार्यकाल के दौरान जो ये उपलब्धियां हैं उनके नाम मैं गिना रहा हूं, जो यहाँ बैठा करते थे और आज जो है वो एक गवर्नमेंट क्षेत्र में अपना एक अच्छा नाम लिए हुए अपने एक अच्छी सीट पर बैठे हैं सर। तो निसंदेह आपका भी भविष्य यही रहने वाला है। आप बस अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, आप अपनी लगन, अपना 100% देंगे तो निश्चित ही आपको भी रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। तो जैसा आपको बाहर राय दी जा रही है उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे एमडी सर तो, जो संस्था प्रधान सर है या एमडी सर हैं, वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं सर। हमारी सभी परेशानियों से हमें हट करके बाहर ले आते हैं। एक छोटी सी कहानी का जिक्र करना चाहूँगा कि एक लड़का था, वो अंडे की दुकान पे काम करता था, अंडा जहाँ बेचा जाता है। तो वो साइकिल पे अंडे की कई सारी ट्रे लेकर के जा रहा था और बड़ा यूँ डुल डुल रहा था, कोई तेज चला रहा था, पत्थर आया, वो गिर गया, थोड़ी बहुत चोट लगी और अंडे सारे फूट गए। लोग बाग इकट्ठे हुए, लोगों ने कहा कि यार तू इतनी तेज चला रहा था, ये लड़का है ही शरारती, इसको तो ऐसा होना ही था, इतनी देर से ये मैं देख रहा हूँ तेज चला रहा है, ये वो सब ने बड़ा उसको बुरा भला कहा। तो अब वो सुन रहा था, चोट भी लगी हुई थी। इतनी देर में उस भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि यार आप इस बच्चे को ताने ही दिए जा रहे हो, ये तो देखो कि इस बच्चे की चोट भी लग गई और बेचारे का नुकसान भी हो गया, मालिक जो है वो तो इसका नुकसान भी भरपाई करेंगे, तो आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहे। तो उसने क्या किया कि अपनी जेब से 100 रुपये निकाले और कहा कि ये ले बेटे, तू तेरे नुकसान की भरपाई कर लेना, कुछ तू तेरे ये चोट जो लगी है इसका इलाज करवा ले। तो ये बुजुर्ग व्यक्ति को देख करके बाकी और लोग भी जो खड़े थे उनको भी संवेदना जागी और उन्होंने कहा जी ये लोग, किसी ने 20 रुपये दिए, किसी ने 50 रुपये दिए, ऐसे करके रहो, सारे देते गए, चलते गए, चले गए। फिर एक और व्यक्ति बीच में खड़ा था, वो कहता कि आगे से साइकिल मत चलाना,
ये तो भला उस बुजुर्ग आदमी का कि उसने तेरे को बचा लिया। तो वो बच्चा क्या रिप्लाई करता है, आप सब ये उस बच्चे का आंसर सुन करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे सर। या तो किसी के साथ हुआ होगा या किसी के साथ ऐसा होगा। बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चा मुस्कुराते हुए कहता है कि वो बुजुर्ग व्यक्ति मेरे मालिक ही थे, वो बुजुर्ग व्यक्ति मेरे मालिक ही थे। तो इसी प्रकार की हमारी कुछ इस टैगोरियंस की जो छत्र छाया है वो इसी प्रकार की है कि आपको हर मुश्किल से निकालेंगे। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे यहाँ बुलाया गया और मेरे को प्रशंसा करनी है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं वो छत्र छाया प्राप्त कर चुका हूँ। मेरे को बहुत सारी समस्याएं आई और उन समस्याओं का समाधान सर ने किया। मैं इस अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ना कि कोई कोरी प्रशंसा कर रहा हूँ। अब मेरी इस बात से आप सभी लोगों को एक बार आत्मविश्वास आया होगा सर, कॉन्फिडेंस आया होगा और कुछ थोड़ा प्राउड भी फील किया होगा। युवा टीम जरूर है, लेकिन एक बार मैं आपकी एनर्जी भी चेक कर लेता हूँ। सर भी बैठे, सर भी एनर्जी चेक कर लेते हैं। मैं बोलूँगा फील प्राउड, आप बोलेंगे टैगोरियंस। चेक करें सर, यस और नो? यस, फील प्राउड, फील प्राउड, फील प्राउड। थैंक यू सो मच। जो मैंने सोचा नहीं था उससे कहीं आपकी ज़्यादा एनर्जी है। अब मैं बात करता हूं सर, जिस कार्य के लिए मुझे बुलाया गया उस मुद्दे पर बात करने के लिए। जब सर ने मेरे को एक्चुअली चंद्रयान 3 का, आप सभी परिचित होंगे चंद्रयान 3 से, पूरा राजस्थान पूरा इंडिया परिचित हो रहा है। तो सर ने जब मुझे बधाई दी, सर ने मेरे को ऐसे कहा था कि यार मैं तेरे को ना इनवाइट करूँगा और तुम एक बार स्कूल आना। मैंने तब से सर, मेरे 24 घंटे दिमाग में चल रही है कि मैं ऐसी टीम से बात करने जा रहा हूँ तो नो डाउट मेरे पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जो सुनने वाले हैं उनको लगे कि वो छुट्टी के बाद रुके हैं और इतना समय दिया है तो उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो मैंने बड़ा कंटेंट ढूंढा, खुद तैयार किया, खुद के अनुभव तैयार किए। उसके आधार पर मैं आज आपको 5S थ्योरी दे रहा हूँ सर। 5S किसी बुक में नहीं है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ये जो 5S थ्योरी जो तैयार हुई है वो मेरे धक्के खाने से तैयार हुई है, ठोकरे खाने से तैयार हुई है। तो वो 5S थ्योरी हर टीचर को जानना जरूरी है, क्योंकि हम समाज के वो हिस्से हैं सर। जो बच्चा जब इतना सा होता है, सर हमारे बीच प्राइमरी टीचर्स भी हैं, तो बच्चा जब इतना सा होता है तो हम उसको कै कबूतर से लेकर के बड़े बड़े फिजिक्स के, केमिस्ट्री के डेरिवेशन तैयार करने तक हम उसको तैयार करते हैं। लेकिन जब वो बच्चा 12वीं पास होता है तो वो क्या कहता है कि आपके हीरो कौन? वो कहता है जी मेरा तो हीरो रणवीर कपूर है, मेरा तो सलमान खान है। जबकि वास्तविक हीरो कौन थे सर? कौन थे? हम लोग थे। कौन थे सर? हम लोग थे। तो हम लोग वास्तविक हीरो थे, लेकिन हम अपना स्टारडम, हमारी इमेज जो होनी चाहिए थी वो नहीं प्राप्त हुई। आज की जो ये 5S थ्योरी है ना सर, वो आपको वो स्टारडम प्राप्त करवाएगी, वो वैल्यू प्राप्त करवाएगी जो हमारी एक्चुअल में होनी चाहिए। आप और मैं दोनों ही सौभाग्यशाली हैं कि मैं ये अपनी 5S थ्योरी पहली बार आपके साथ साझा कर रहा हूँ और पहली बार ही मैंने तैयार की है। बातें बहुत दिमाग में थी, लेकिन सर ने मेरे को राह दिखाई और मैंने उसको समेट लिया, समेट करके उसको 5S में तैयार कर लिया। 5S में मैं शुरू करूं, 5S थ्योरी शुरू कर रहा हूं। लेकिन सर प्लीज़, मेरे कई दोस्त पहले जो पुराना स्टाफ है वो भी बैठे हैं, विकास जी बैठे हैं, ठीक है, और नितिन जी बैठे हैं, सुमित जी बैठे हैं, ये मेरे मित्र हैं। तो आप लोग एक बार के लिए, एक सेकंड के लिए अपने आगे जो कोई भी दीवार मत खड़ी करना। यूं मत सोचना कि यार ये यहीं तो था थोड़े दिन पहले, अभी तो हमारे बीच में से गया, हमें क्या सिखाएगा, या इस तरीके की कोई बात कि यार हम इतने सालों से पढ़ा रहे, हमें कौन सा आता नहीं होगा। प्लीज़ मैं अपनी बात कह रहा हूं आप तक, जो आपको जच जाए उसको ग्रैंड कर लेना, नहीं तो साइड से जाने देना। सर पीछे गेट खुला है,
चली जाएंगी। तो इसलिए आपको अपने आगे किसी प्रकार का पर्दा नहीं लगाना, आप सिर्फ एंजॉय करो मेरी बात को, सिर्फ एंजॉय करो। मैं 5S थ्योरी शुरू कर रहा हूं। पहला S, जब हम क्लास में इंटर करते हैं तो हमारा पहला S जो होगा वो हमारी होगी स्माइल, हमारी मुस्कुराहट, हमारी मुस्कान। ये फर्स्ट और अचूक हथियार है आपको हीरो बनाने का, अचूक हथियार है। सिंपल सा फंडा है, मुस्कुराते हुए क्लास में जाओगे तो मुस्कुराते हुए चेहरे ही पाओगे, मुस्कुराते हुए क्लास में जाओगे तो मुस्कुराते हुए चेहरे ही पाओगे। लेकिन आप इस तरीके से गए कि यार मेरा आज मूड खराब है, आज कोई बोल गया तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, उठा दूंगा, पटक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो निश्चित मानिए सामने वालों की भी विचारधारा आपके लिए कुछ ऐसी ही होगी। तो इसलिए आप पहला जो है वो आपके पास हथियार क्या होना चाहिए? मुस्कुराहट। आप कह सकते हैं सर मुस्कुराने से क्या होगा? मैं कई लोगों को सर जानता हूं, क्योंकि प्राइवेट फील्ड में भी काफ़ी टाइम हो गया, गवर्नमेंट फील्ड में खास करके गवर्नमेंट फील्ड में कई टीचर जिंदगी भर नहीं मुस्कुराए कि कहीं मेरी क्लास अनुशासनहीन ना हो जाए। उन्होंने जिंदगी से मुस्कुराहट सब खत्म कर लिया कि मेरी क्लास अनुशासनहीन ना हो जाए। तो फिर मुस्कुराहट का क्या फ़ायदा है? मुस्कुराहट से आप अपनी क्लास के बच्चे को सेफ वातावरण दे सकते हो, सेफ फील करा सकते हो, उसका कॉन्फिडेंस आगे ला सकते हो। किसी अमेरिकी लेखक हैं एल्फी कोन, उन्होंने कहा है कि इफ चिल्ड्रन फील सेफ दे कैन टेक रिस्क, आस्क क्वेश्चन, मेक मिस्टेक्स एंड शेयर देयर फीलिंग्स एंड ग्रो। अगर बच्चा जो है वो सेफ फील करता है तो उसकी जो वास्तविक जो उसकी क्षमता है वो उसी समय आपके सामने आएगी जब वो सेफ फील करता है। एक छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा कि मैंने जब चंद्रयान 3 बनाया तो उस पर हमने कुछ लिखना था कि LVM, इंजन का नाम लिखना था LVM3M4, क्योंकि हम जब एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं तो हम बच्चों के साथ बड़ा ऐसे घुल मिल करके दोस्तों की तरह व्यवहार करते हैं। तो मैं उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा था, तो हमारे पास जो है वो एक ABCD वाला चार्ट आता है जिसमें पहले से लिखा होता है, लेटर लिखे होते हैं। तो LVM हमने काट के चिपका दिया, लेकिन न्यूमेरिकल कोई हमारे पास न्यूमेरिक्स कोई नहीं था, 1 2 3 नहीं लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि किसी को मैं कह ही रहा था कि जा रहे एक मैथ वाला वो 1 2 3 10 तक लिखा हो वो वाला ले आ। इतने में एक लड़का खड़ा हुआ, वो लड़का जो क्लास में थ्योरी में सबसे पीछे सबसे फिसड्डी, वो कहता है सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ये जो B है ना इसकी एक साइड काट लो ना, B है ना वो एक साइड से काट लो। मैंने कहा 4B बनाना है, वो कहता सर H की एक टांग काट लो। वहां पे उसकी वास्तविक क्षमता दिखाई दी, वो वहां से साइंटिफिक कंसेप्ट क्रिएट हो गया सर, क्योंकि उस समय वो सेफ वातावरण में था। अगर यही मैं गुस्से में होता, मैंने भय का वातावरण बना दिया होता, तो ऐसा विचार उसके दिमाग में कभी ना आता। सामान्यतः भी हम क्लास में जब इस तरीके का भय का वातावरण बना देते हैं तो जिस हम लक्ष्य को लेकर के जाते हैं कि मैं 100% बच्चों को सिखाऊंगा, नहीं पहुंच पाता, वो 100% नहीं पहुंच पाता। कुछ बच्चे भय में ही रह जाते हैं। आधे आपने यूं भी सोच लिया अरे काम कितने लोगों ने किया। मैं तो कहता हूं कि काम, होमवर्क या इस तरीके के कोई जो आपने उनको वर्क दिया और आपको लग रहा है कि इन 50 बच्चों में से 5-7 ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किया हुआ, आप जाते ही उसकी चर्चा ही मत करो, चर्चा पीरियड खत्म होने पर करो, ताकि जो है जब तक आप कुछ सिखा रहे हो तब तक तो वो ग्रहण करें। तो ये था मेरा फर्स्ट S स्माइल, 5S थ्योरी दे रहा हूं। अंतिम 5th S जो है वो आपको आपकी क्षमताओं से परिचित करवाएगा। तो फर्स्ट S मेरा हुआ कंप्लीट। फिर मैं बात करूंगा सेकंड S की। सेकंड S है सर साउंड, आपकी आवाज। इसमें 2 बातों का जिक्र करूंगा मैं, हाउ टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक। हाउ टू स्पीक, कैसे बोलें आप। सिंपल सी थ्योरी है, मन से बोली गई बात ही मन को छूती है सर। अगर आप कोई बात मन से बोल रहे हैं तो बच्चे को मन को छुएगी, अगर मन से नहीं बोली गई बात उसके मन को नहीं छुएगी।
सभी के मन में क्वेश्चन कि सर ये मन से कैसे बोला जाता है? मन से कैसे बोला जाता है? मन से बोला जाता है कि आप बोलने के लिए शब्द जो है वो चेस्ट से उठाएं। आपने चेस्ट से उठाने शब्द, और बोलने के लिए जो जोर लगाना है वो पेट से लगाना है। मुझे नहीं पता सर ये साइंटिफिक प्रूव्ड है या नहीं, लेकिन मैं अनुभव बता रहा हूं। जब जब मैंने कहीं बोला, मैंने शब्द यहां से उठाए और जोर मैंने पेट से लगाया बोलने के लिए, तो वो बात बड़ी अच्छे से सब जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंची। लेकिन अगर मैं सामान्य यहां से बोला, यहां से आवाज निकाली, नहीं सर, इंपैक्ट नहीं पड़ता, लोग बात सुनते ही नहीं। तो एक ट्राई भी करते हैं अपने। एक वर्ड है, एक मैं फेमस टीचर है, उनकी बात भी अभी करूंगा। वो आते ही क्लास में कहते हैं हेलो बच्चों। क्या कहते हैं सर? हेलो बच्चों। बहुत लोग जानते होंगे। तो आप सभी एक साथ एक बार मेरे साथ बोलना, हेलो बच्चों। ओके, अब आपको उस टेक्निक का उपयोग करना है, जिस टेक्निक का मैं जिक्र कर रहा हूं कि यहां से वर्ड उठाने हैं, यहां से जोर लगाना है। मैं कह रहा हूं हेलो बच्चों। डिफरेंट है सर, डिफरेंट है। और ये वर्ड कितना प्रभावशाली है आपको मैं प्रूफ दे रहा हूं कि आज से 4 या 5 साल पहले एक टीचर थे, अलग पांडे सर। उनका छोटा सा वाइट बोर्ड था, बिल्कुल काली सी वीडियो थी, वो बोलते थे तो साथ में इधर ट्रक की आवाज आ रही होती थी। लेकिन तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन एक ही चीज थी उनके पास कि क्लास में आते ही वो क्या बोलते थे? हेलो बच्चों। अब उससे क्या हुआ? उससे बच्चे इतने जुड़े उनके साथ, इतने जुड़े कि उनका चैनल था कौन सा? फिजिक्स वाला। उन्होंने फिजिक्स वाला नाम से अपनी एक कंपनी बनाई, और वो फिजिक्स वाला कंपनी की आज जो ब्रांड वैल्यू है वो 8000 करोड़ रुपए है सर। कंटेंट देख लो, कंटेंट मेरे को बहुत बार लगता था कि यार मैं तो बढ़िया पढ़ा लेता हूं इनसे, मैं क्यों वायरल नहीं हो रहा, मेरे को क्यों नहीं लोग सुन रहे? क्योंकि मेरी शुरुआत इफेक्टिव नहीं थी सर। तो ये है साउंड का इफेक्ट। आप कैसे बोले, हाउ टू स्पीक। अगली मैं बात आपसे करने जा रहा हूं, व्हाट नॉट टू स्पीक। व्हाट नॉट टू स्पीक। आपको अपनी लैंग्वेज में, शिक्षक हो गए ना, तो अपनी भाषा के अंदर से नेगेटिव वर्ड्स और नेगेटिव सेंटेंसेस रिमूव कर दो। क्लास में जाकर के कभी भी ये वर्ड मत करना कि अरे मूर्ख, पागल, गधा, जानवर, इस तरीके के शब्दों को रिमूव कर दो अपनी लैंग्वेज से। नेगेटिव सेंटेंसेस, तेरे माँ बाप ने तुझे यही सिखाया, पढ़ेगा नहीं तो भीख मांगेगा, तेरी औकात ही क्या है। ये जो नेगेटिव सेंटेंसेस है आपने रिमूव करने हैं, क्योंकि आजकल का जो बच्चा आ रहा है अपने कंधों पर इज्जत का बहुत बड़ा बोझ लिए फिर रहा है। उसको लग रहा है कि मेरी इमेज बहुत है, और आपने उसको 50 बच्चों के सामने कह दिया मूर्ख, गधा, तो उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। हम जो बात कर रहे हैं ना कि हम हीरो हैं, हमारा स्टारडम उसी दिन से उसके दिमाग में खत्म हो जाएगा कि नहीं नहीं सर तो कुछ ही नहीं। तो ये था मेरा सेकंड एस, साउंड। थर्ड एस की बात मैं कर रहा हूं, आप तक मेरी बात पहुंच रही है? ओके, थैंक यू। थर्ड एस है सर सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। आप शिक्षक हैं, संवेदनशील होना जरूरी है। ये संवेदनशीलता की परिभाषा क्या है? कि दूसरे की परेशानी में खुद को रख करके देखना। सामने वाले की परेशानी है, उस परेशानी में अपने को खुद को जाने कि अगर मैं इसकी जगह हूं तो मेरे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये संवेदनशीलता है। ये संवेदनशीलता कहां काम में आएगी? आप क्लास में गए, अटेंडेंस लिया, एक बच्चा जो है 2-3 दिन से स्कूल आया ही नहीं सर, चौथे दिन आया, आपने उससे पूछा क्यों नहीं आया, बच्चा कह रहा है कि जी मेरे को बुखार आ गया था, और आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है। आपको उस समय जज नहीं बनना, आपको ये क्लेरिफाई नहीं करना है कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ जी वो बिल्कुल सच बोल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने पूछा क्यों नहीं आया, वो कह रहा है बुखार हो गया, आपको जिवाजी बैठ जा। नो, आपको कुछ बात बोलनी है
क्या बोलना है? अरे यार बुखार हो गया तेरे को, कितने दिन से, कहाँ से मेडिसिन ले रहा है? अच्छी मेडिसिन ले, आजकल वायरल चल रहा है, डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रहा है, थोड़ा ध्यान से रहो। बाकी सब बच्चे भी भाई सेफ रहें, घर में जो है मोर्टिन ऑल आउट वगैरह लगाएं, ओडोमॉस लगाएं, मलेरिया से हमें बच के रहना है, नहीं तो आपकी भी इसकी तरह पढ़ाई खराब हो जाएगी। देखो 3 दिन इसकी पढ़ाई खराब होगी, हमें सेफ रहना, बच के रहो, बुखार बड़ा खराब चल रहा है आजकल। फिर उसको बिठाओ। अब इसके 2 प्रभाव होंगे। ऐसा करने से या तो बच्चा शर्मिंदा होगा और वो झूठ बोलना छोड़ देगा, और या वो उसमें महारथी हो जाएगा कि वाह यार मैंने सर को मूर्ख बना दिया, ये तो मेरे को बड़ी कला है, मैं अगली बार भी करूंगा। अगर वो शर्मिंदा होकर के छोड़ता है ना, इसका तो मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। सर ने अभी बताया कि मैंने एक ही साल के अंदर मतलब इस तरीके से अपना प्रयास किया कि 140 बच्चों का एक बैच पढ़ाता था। कितने बैच पढ़ाता था वो बात अपने बाद में करेंगे, लेकिन एक बैच में 140 का पढ़ाता था। बच्चे ऐसे भी खड़े रहते थे कि सर इतने, मैं कहता था यार तुम्हें इतनी देर तक क्या सुनाई देता है, कि सर आप हमें वहाँ से दिख जाते हो, इतना ही हमारे लिए बहुत है। तो ऐसे बच्चे भी मैंने पढ़ाए। उसकी वजह क्या थी कि जब मेरे पास शुरू में 10 बच्चे 20 बच्चे आए ना, तो मैंने क्या किया कि उनकी एक फाइल लगा दी और उस फाइल में एक चार्ट बना दिया। उस चार्ट के अंदर था कि बच्चे का ऊपर हेडिंग था, नाम था, और बाद में क्या थे, कॉलम थे, जिसमें कॉलम में ये लिखा होता था कि लास्ट डे मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया, उस बच्चे को वो टॉपिक कितना समझ में आया, उस टॉपिक को वो घर पे उसने कितना पढ़ा, ये कितना उसको याद हुआ, ये सारी उसमें उसे एंट्री करनी होती थी। जैसे वो नेक्स्ट डे आता था उस तरीके की इसको एंट्री करनी होती थी। आप बड़े बड़े बोर्ड देख रहे हैं, विजेता लड़की देख रहे हैं, और विनेश गाबा, नीना मिड्ढा, ये सारी मेरी स्टूडेंट थी, मेरे पास पढ़ती थी। तो जब मैंने ये लगाया तो रजिस्टर, अच्छा लास्ट में मेरे को, मैं चाहे मेरे पास 150 फाइलें हो 200, मैं लास्ट में सारे पर लास्ट में साइन करके जाता था। साइन करने का मतलब मैं चेक करता था कि कौन से बच्चे ने क्या लिखा। आपको इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि शुरू में मैं चेक करता तो उस फाइल में मेन पॉइंट था कि जो मैंने पढ़ाया था वो घर से कितनी देर पढ़ के आए। तो उसमें आता था 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, वो घर से मैंने जो पढ़ाया वो 2, 2.5, 3 घंटे पढ़ के आ रहा है। मैं भी सोचता कि यार मैंने आधे घंटे का टॉपिक पढ़ाया, ये घर पे 3 घंटे पढ़ के आया। लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि यार तूने झूठ लिखा है, 3 घंटे कैसे पढ़ा, सारे सब्जेक्ट तुम मिला करके तुम 3 घंटे नहीं पढ़ता, अकेला केमिस्ट्री कैसे 3 घंटे पढ़ लिया? नो, मैंने नहीं डांटा सर। हफ्ता चला, 15 दिन चला, उसके बाद जब मैं फाइल चेक कर रहा था तो उस फाइल में लिखा आया 15 मिनट। कितना लिखा आया सर? 15 मिनट। थोड़े दिन बाद सारे ही बच्चे लिखने लगे, कोई लिखता है 10 मिनट, कोई लिखता है 15 मिनट, कोई लिखता है आधा घंटा, आधे घंटे से ज़्यादा किसी का नहीं। मतलब समझ गए सर, मेरी बात आप तक पहुंच गई कि बच्चा समझ गया कि यार मैं रोज़ ही झूठ बोल देता हूँ, रोज़ ही झूठ बोल देता हूँ, आज जो पढ़े वो कम से कम आज तो सच लिखूँ कुछ तो ऐसे करते करते वो सच्चाई पर आ गया। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक बार आप उसको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देंगे, एक बार आप उसका विश्वास जीतेंगे, तो निश्चित ही वो सही राह पर आ जाएगा। एक और मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ कि आपने, बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है, शायद ही कोई संस्था, कोई भी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर कोई बचा हुआ है जिसमें एक समस्या आती है, लड़के और लड़की की फ्रेंडशिप। मेरे को इतने साल हो गए, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे, मतलब एक मैं डाटा नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये हैंडल नहीं करना आता। अधिकांश क्या करते हैं कि भाई पता लगा, हाँ जी खड़ा हो जा, खड़ी हो जा, तेरे मम्मी पापा को बुला के लगना, यही करते होगे तुम यहाँ पे, यही सिखा के भेजा तुम्हारे माँ बाप ने। माँ बाप आते हैं, माँ बाप को इतना बुरी तरीके से बता दें तुम्हारी लड़की तो है ही ऐसी जी, यही कर रही है जी, लड़का यही कर रहा है जी। माँ बाप कहते हैं जी लड़के की टीसी काट दो, ले जाते हैं घर पे जा करके उसकी शादी कर देते हैं। मैं गवर्नमेंट स्कूल में, मेरे तो ये बड़ा घटित होता है, अगर मेरा कोई टीचर किसी भी पेरेंट्स को बुला करके कह देता ना कि ये लड़की गलत रास्ते पर चल रही है, आप समझो विद इन अ वीक उस लड़की की शादी हो जाती है। लेकिन क्या हमने अपना शिक्षक धर्म निभाया? वहाँ पर हमारा तो काम था उसका भविष्य उसको सही राह पे लाना, हमने तो उसका भविष्य ही खत्म कर दिया। यस और नो? तो फिर हम ऐसी चीज़ों को कैसे हैंडल करें? बड़ा मतलब इसको मैंने बहुत गहनता से लिखा है
बहुत गहनता से, एक बहुत सारे, जब मैंने इतने साल 15 साल हो गए, आप भी इतने साल से पढ़ा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं आती हैं, तो उनको कब वो नुकसानदायक हुआ, कब वो बेनिफिशियल हुआ, उसके आधार पर मैं बात बता रहा हूं कि आपको क्या काम करना है ऐसी कंडीशन में। सबसे पहली बात आपको करनी है कि बच्चों को, लड़के या लड़की को ये तो बताना है कि उससे गलती हुई, लेकिन ये नहीं जताना कि तूने पाप कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बताना है कि भी तुझसे गलती हुई है, लेकिन ये नहीं बताना कि, ये नहीं जताना कि तूने तो पाप कर दिया, इसका तो नरक में भी कोई जगह नहीं है ऐसे के, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। दूसरा आपको क्लास में तो उनसे बात करनी नहीं, ये तो आप सभी लोग, हम लोग करते ही हैं कि क्लास में उनसे बाकी बच्चों के सामने बात नहीं करनी। बच्चे को ये कहना है, बच्चे को ये कहना है कि देख मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुझे मेरी राह पर चलना पड़ेगा, जो मैं तेरे को समझाऊं उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। और उस समय वो बच्चा बच्ची इतने डरे हुए होते हैं कि वो कहते सर आप जो कहोगे मैं उस पर चल लूंगा, लेकिन आप मेरे माँ बाप को मत बताना, प्रिंसिपल सर को मत बताना, मोहित सर को मत बताना। लेकिन अब ऐसा कर लिया, इसके बाद बच्चे को नहीं बताना कि हमने किसी को बता दिया और हमने प्रिंसिपल सर को बताना है, प्रिंसिपल सर को बताना है, और प्रिंसिपल सर अपॉइंट करेंगे किसी लेडी टीचर को साथ में, और बाद में उस लड़के और उस लड़की को हैंडल करने के लिए 2 अलग अलग टीचर होने चाहिए सर। एक साथ बिठा करके बात करोगे वो कभी नहीं मानेंगे, उन्होंने ऐसे ऐसे अपने साथ वादे कर रखे हैं कि वो आपकी बात मानेंगे नहीं, साथ बैठे अलग अलग बिठा करके उनसे डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा, इसके अलावा आपने मोहित सर से तो बात करनी है, या तो प्रिंसिपल सर से बात कर ली, मोहित सर तक तो वैसे ही पहुंच जाएगी। इसके अलावा आपने एक जो हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, मैंने भी की है, अच्छा मैं ये जो बातें बता रहा हूँ कोई ये मत सोचे कि यार इन्होंने कौन सा की नहीं, मैं सच स्वीकार कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मैंने की है, तभी तो ये बात बोल पा रहा हूँ। मैंने भी गलतियाँ की हैं तभी बात बोल पा रहा हूँ कि मैं क्या गलती करी, हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम बस क्लास खत्म हुई, स्टाफ रूम में गए और 4 जने बैठे थे, उनके सामने जा करके कह दिया कि अरे आपको पता है कि 11वीं वाले फलाने लड़के और फलानी लड़की का चक्कर चल रहा है, बस खत्म होगी सर वहाँ पे कहानी। आप समझ लें कि आपने जो जितना बच्चे का बुरा करना था वो कर लिया, क्योंकि आप वो बात उन लोगों से साझा कर रहे हैं जिनका उससे लेना देना नहीं है। आपने सॉल्व या तो आपने करनी है, प्रिंसिपल सर ने करनी है, पेरेंट्स ने करनी है, हम बाकी ने नहीं शेयर करनी। लेकिन क्या है कि जब हम दूसरे टीचर्स को बता देते हैं, मान लो मैं हिंदी पढ़ाता हूं और मैंने इंग्लिश वालों को, मैंने साइंस वालों को बता दिया, तो अब क्या होगा कि जैसे इंग्लिश वाले टीचर, साइंस वाले टीचर क्लास में जाएंगे तो पढ़ाने से पहले वो उस लड़के उस लड़की को फोकस करेंगे। अगर उस लड़के और लड़की से गलती होगी तो उसको कहेंगे मेरे को पता है आजकल तू कौन से रास्ते पर चल रहा है। उससे क्या हुआ, बच्चे को भी एहसास हो गया, भी सर को भी पता लग गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई एक ट्रेन जा रही है, 2 ही ट्रैक है उसके पास, या तो वो भविष्य की तरफ बढ़ जाए, मतलब आप या तो प्रेम या फिर सही राह पर आ जाए, या तो पढ़ाई या प्रेम। अब क्या किया कि अपने ऐसे कह करके कि मेरे को पता है कौन से राह पर चल रहा है, अब वो निराश, वो बच्चा कहेगा ले सर को भी पता लग गया, अरे मैडम को भी पता लग गया, सबको पता लग गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। मतलब आपने ट्रेन का जो पढ़ाई वाला रास्ता था वो बंद ही कर दिया, तो फिर तो वो एक गलत रास्ते पर ही चलेगी ट्रेन और उसके पास कोई ट्रैक ही नहीं बचा। तो इसलिए हम ये प्रण ले लें कि अगर हमारे सामने ऐसी कोई बात आती तो हम अपने साथी दोस्त, कोई कितना भी बड़ा दोस्त मित्र सखे सहेली हो, हम उससे साझा नहीं करेंगे, जिस से इसका संबंध है उसी से ही साझा करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या और आती है, बड़ी चुनौतीपूर्ण बात है, हम लोग झेल चुके हैं इन चीज़ों को, कि कई बार सुसाइड तक का, कोई भाग जाने तक का मुद्दा आ जाता है और आप कहते हैं कि सर आपने तो कहा था किसी को बताना ही नहीं है और कल को मैं फंस जाऊं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, पेरेंट्स को भी बताना है, लेकिन बच्चे को कहना है कि मैंने किसी को नहीं बताया। पेरेंट्स को पर्सनली बुलाना है, पर्सनली उनको रिटर्न में लेना है, ऑफिशियली बचाव करना है सर, संस्था का भी खुद का भी ऑफिशियल बचाव करना है। आप एक एप्लीकेशन लिखवाएं, उन पर बताएं कि हमने ये आपको लिखित में सूचना दी, लेकिन ऐसे नहीं बताएं पेरेंट्स को कि इसने पाप कर दिया।
ऐसे बताएं कि सर बच्चे से गलती हुई है, ये सूचना आपको दी जा रही है, हम अपनी थेरेपी से उसका उपचार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, संभवतः हम इलाज कर लेंगे, लेकिन आप भी सचेत रहें तो ज़्यादा बेहतर हम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप देखो, मैंने जो बात करी है उस बात में बच्चे का भी भविष्य सुरक्षित, आपका भी जो दायित्व है आपने अपना दायित्व बिल्कुल सही तरीके से निर्वहन किया है, और अगर मतलब जो जहाँ जहाँ समाधान हो सकता था वो सारा समाधान किया है, तो बच्चे के सही राह पर चलने की बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आपने उसको खराब कर लिया तो फिर तो गए। तो ये था मेरा तीसरा एस, सेंसिटिविटी। उम्मीद है कि मैं अपने अनुभव पर जो है वो खरा उतर पाऊंगा कि भाई मैं जो आप तक बात पहुंचा रहा हूं वो बात आप तक पहुंच रही होगी, आपको सहज लग रही होगी। अगली बात मैं करना चाहूंगा, अगला एस है सब्जेक्ट। अब आया सब्जेक्ट। आप कहोगे कि सर हम सब्जेक्ट के दम पर ही तो यहाँ हैं और आप चौथे नंबर पर बात कर रहे हो। बिल्कुल, सब्जेक्ट आपका 4th नंबर पर ही आता है। सब्जेक्ट पर मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप सलमान सर हैं, विकास सर हैं, नितिन सर हैं, इनको सब्जेक्ट के बारे में क्या बताऊं, महारथी हैं ये अपने सब्जेक्ट के। मतलब सब्जेक्ट के बारे में मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने 15 साल के अनुभव पर मैंने कुछ रिजल्ट्स निकाले। अच्छा, मैं जो कर रहा था वो सर के कहने पर उनको मैंने बिंदुओं में बांट लिया कि जब आप क्लास में पढ़ाना जाएं, आपका सब्जेक्ट, आपका टॉपिक आपको 100% तैयार है, लेकिन आपको अपने टॉपिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में पहला पार्ट होगा आपका सस्पेंस। आप जो टॉपिक पढ़ाना चाहते हो उसके बारे में क्या होना चाहिए, सस्पेंस क्रिएट करना है। सस्पेंस क्रिएट कैसे होगा, मैं क्या करता हूं, मैं एक 11th में साइंस वाले जो भी लोग हैं वो समझते हैं कि साइंस में एक टॉपिक है मोल अवधारणा। मोल अवधारणा, तो जब मैं मोल अवधारणा पढ़ाने जाता हूँ ना, तो मैं अपने गिलास में एक पानी लेकर के जाता हूँ और बच्चों को जाके पूछता हूँ कि बताओ ये क्या है। बच्चे कहते हैं ये वाटर है। इसका फॉर्मूला क्या है, एक मॉलिक्यूल का कहते हैं H2O, मतलब एक अणु का सूत्र क्या है, H2O। मैं उनको कहता हूँ कि इस गिलास में कितने H2O गिन के दिखाओ। तो एक बच्चा कहेगा सर हम ऐसे गिने क्या, 1 2 3 ऐसे गिने क्या। तो उनमें से एक ब्रिलियंट बच्चा होगा, वो कहता सर H2O तो हम देख ही नहीं पाते, गिने कैसे। तो मैं कहूँगा नहीं, अरे मैं तुम्हें ये एक गिलास क्या, एक बाल्टी, एक ड्रम, एक नदी, एक समुद्र के अंदर जितना पानी है उसके H2O गिनवा दूंगा। लेकिन आपको एक टॉपिक सीखना पड़ेगा, और वो टॉपिक कौन सा है, मोल कंसेप्ट, मोल अवधारणा। अब क्या होगा, जो बच्चा बिल्कुल रात भर सोया नहीं था, सारी रात फोन चला रहा था, उसके भी कान खड़े होंगे, पता नहीं सर कौन सा जादू सिखाने वाले हैं। ये सस्पेंस है। एक टॉपिक है अनुमापन। मैं मेरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं एक बार। अनुमापन बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है और टॉपिक है, और बड़े लोग जितने भी, चाहे कोई कहीं भी लेवल पर पहुंच जाए, विकास सर जानते होंगे कि उसको सीखने के लिए बड़े इधर उधर से फ़ोन आते हैं कि भाई ये कैसे होगा। तो मैं उसकी शुरुआत इस तरीके से करता हूँ कि बच्चों आपने चाय पी है। बच्चे कहेंगे हाँ पिए। आपने कितनी बार घर पे मम्मी को शिकायत की होगी कि मम्मी आज तो चाय जो है ना वो बिल्कुल आपने मीठी बनाई है, बहुत मीठी है, बहुत चीनी डाल दी। या कहते हैं कि यार क्या मम्मी चीनी डालना भूल गए क्या, बिल्कुल फीकी बनाई है। तो मतलब क्या हुआ कि चाय की जो क्वालिटी है, मीठा या फीका, वो आपको ये तो बता सकता है कि उसके अंदर चीनी कितनी डिजोल्व है, ज़्यादा डिजोल्व है या कम डिजोल्व है, लेकिन आप क्वांटिटी नहीं बता पा रहे, मात्रा नहीं बता रहे कि आपने 2 ग्राम डाली, 1 ग्राम डाली, 5 ग्राम डाली, मात्रा नहीं बता पा रहे। लेकिन आज मैं जो आपको टॉपिक सिखा रहा हूं वो टॉपिक आपको बता देगा कि इस चीनी के अंदर, इस चाय के अंदर कितनी चीनी घुली हुई है। अगर वो चीनी 1.005 ग्राम भी घुली हुई होगी तो आप एग्जैक्टली 1.0005 ग्राम ही बताओगे, ना कि उसको 2 ग्राम या 1 ग्राम कह दोगे। ये मैं आपको सिखा दूंगा। अब फिर कान खड़े सबके। लेकिन आपको एक टॉपिक सीखना पड़ेगा। टॉपिक का नाम अनुमापन। अब भाई जो बच्चा नहीं सीखने के मन से आया ना, वो भी सोचता है कि चलो ये तो सीख लें, चाय में चीनी कितनी डली है। हर रेडी, हर कोई रेडी। और इसी वजह से
आप देखें सर ने अभी जिक्र किया, जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था 12th क्लास में 131 या 133 बच्चे थे और मैं छोटा था। अब तो हेल्थ भी ठीक हो गई, हाइट भी कम है। 133 बच्चों को चुप कराना, अरे अगर हम इन चीज़ों का उपयोग नहीं करते तो हमारे 40 मिनट के पीरियड में से 20 मिनट तो ये कहते गुजर जाते हैं कि अरे कोई बोलेगा नहीं, शोर मत करना, चुप हो जाओ, यही कहने में गुजर जाते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा सस्पेंस क्रिएट कर दिया तो आपको ऐसा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही चुप रहेगा। अगर आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया। अच्छा, हम एक और बात करना चाहता हूं कि हम लोग कई आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो साइंस बात करे जा रहे हैं, हमें क्यों रोका गया? अगर आप हिंदी के हैं तो भी आप सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं, आप इंग्लिश के हैं तब भी आप सस्पेंस क्रिएट कर सकते हैं। इंग्लिश में एक लेसन है अब्दुल कलाम जी का या विवेकानंद जी का, तो आप उनसे पहले ही सस्पेंस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? आप जाते ही आपने, लेकिन आपका सब्जेक्ट आपका तैयार होना चाहिए, आपका टॉपिक आपका तैयार होना चाहिए। आप जाते ही कहोगे कि यार ज़िंदगी में ये समस्याएं आती हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, सारी प्रॉब्लम्स उन पर डाल दो। फिर आप कहो कि इनका समाधान जानना चाहते हो गए, हाँ सर, किसी की कोई समस्या होगी, किसी की कोई समस्या होगी, वो अपने मन में सोचेगा यार सर इसकी समस्या तो समाधान बता ही दे तो ठीक है, पता लग जाएगा, एक समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन हमें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा APJ अब्दुल कलाम, अरे हाँ या ना? तो इस तरीके से हम हिंदी और इंग्लिश में भी सस्पेंस बना सकते हैं, तो साइंस में तो बन ही जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप सस्पेंस क्रिएट करेंगे। सस्पेंस के बाद मैंने आपको कहा था कि अगर आपका सब्जेक्ट तैयार है तो आपको अपने टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट था आपका क्या? सस्पेंस। दूसरा है स्टोरी। आपको क्या करना है? स्टोरी क्रिएट करनी है, जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं स्टोरी, और वो स्टोरी इजी टू हार्ड हो। पहले बच्चा आनंद ले, फिर वो सीरियस हो। इस रास्ते पर चलेंगे तब बात बनेगी। बायो के सर एक रेस्पिरेशन सिस्टम, श्वसन तंत्र समझा रहे हैं। क्लास में गए, उन्होंने कहा जी मैं आपको सस्पेंस क्रिएट कर दिया, फिर आपको कहा कि मैं श्वसन तंत्र सीखना पड़ेगा। क्या है श्वसन तंत्र? क्या है श्वसन तंत्र? श्वसन तंत्र सीधा सही है, शुरुआत इजी से कर रहे हैं ना हम, सीधा सही है कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। बच्चे हंसेंगे, हंसना मतलब वही सेफ फील कराना। तो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बच्चा कहता है सर यही श्वसन तंत्र है तो हम तो सीख गए। नहीं, लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ? इन गई, आउट गई, इसके बीच में क्या हुआ ये हमने पढ़ना है। अब इसमें सब कुछ ही हो गया सर, स्टोरी भी क्रिएट हो गई, सस्पेंस भी क्रिएट हो गया, और आपने माहौल बना लिया कि बच्चे क्लास में कितने ही हैं, आपको एक बार नहीं बोलना कि सर अरे चुप हो जाओ। इसके बाद क्लाइमैक्स, सस्पेंस, स्टोरी, क्लाइमैक्स। आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, हर किसी में एंडिंग एक क्लाइमैक्स के साथ होती है, अगर आपने टॉपिक को अच्छे से तैयार किया है। फिजिक्स, सलमान सर इतना बड़ा डेरिवेशन करते हैं, एक रिजल्टेंट वैल्यू आती है, वो उस टॉपिक का क्लाइमैक्स होती है। लेकिन क्लाइमैक्स को आपको सिंपली नहीं बताना। अगर क्लाइमैक्स को क्लाइमैक्स की तरह नहीं बताया गया तो आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी सर। क्लाइमैक्स को कैसे रिप्रेजेंट करें? आपने डेरिवेशन कर दिया, लास्ट रिजल्ट पे रुक जाओ, नहीं बताना, तभी क्लाइमैक्स क्रिएट होगा। उनको कहो कि अब जो वैल्यू आने वाली ना, अब जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू आपके नीट जेईई के एग्जाम में, जब तुम हॉल में बैठे होगे एग्जाम में, तुम पेपर खोलोगे, पहला ही प्रश्न ऐसा लिखा हुआ आएगा। यही रिजल्ट आने वाला है, अभी यही रिजल्ट आने वाला है। जो 12th बोर्ड के एग्जाम पेपर में आप बैठोगे और पहला ही क्वेश्चन लिखा होगा, और वो यही रिजल्ट आपने लिखना है, वो बताने वाला हूं मैं आपको। सर कोई मिस कर देगा क्या कोई बच्चा उस रिजल्ट को? यस और नो? अगर आपने ऐसा क्लाइमैक्स तैयार किया तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा उस बात को मिस करेगा और बड़ा खुल करके उसको सुनेगा, और फिर आप अपने रिजल्ट को एक्सपोज करो कि भैया ये था रिलेशन। तो इस तरीके से आपकी फिल्म के अंदर सस्पेंस है, स्टोरी है, क्लाइमैक्स है, तो हर कोई आपकी फिल्म देखना चाहेगा, हर कोई।
तो ये था मेरा 4th S सब्जेक्ट। मैंने अंतिम S की बात करी थी और मैंने कहा था कि अंतिम S बड़ा कारगर है, जिसको मैंने कहा कि हम एक हीरो की इमेज लेना चाहते हैं, हमें भी स्टारडम चाहिए। एक स्टारडम की बात याद आ गई, पहले मैं एक जिक्र कर लेता हूँ कि मैं जब जयपुर पहुँचा और शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, IAS कलेक्टर से आप यूँ समझ लें कि ज़्यादा पावर, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में 27 मिनट मैंने टाइम नोट किया, वीडियो बनाई कि उन्होंने 27 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा दिए इंटरव्यू खत्म होने के बाद। इंटरव्यू में तो चलो मेरे को इतनी दूर बुलाया गया था, जयपुर बुलाया गया था, तो मेरी प्रशंसा करना जायज़ है। जो आप लोग तक इंटरव्यू पहुंच रहा है, उस इंटरव्यू में उन्होंने मेरी बहुत सारी प्रशंसा की, तो वो प्रशंसा तो उन्होंने करनी थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने मेरे को 27 मिनट का टाइम दिया। जब बाहर ऑफिस के बाहर लाइन लगी हुई थी कि हमें 5 मिनट मिल रहा है, हमने 2 मिनट मिल रहा है, उन्होंने कहा सबको रोक दो, पहले मैं इनसे बात करूंगा। 27 मिनट की वीडियो इनकी सूर्ययान की जो है वो मैं देख के जाऊंगा। और उससे भी बड़ी बात, स्टारडम की बात कर रहा हूं मैं, अच्छा मैं हीरो फील कर रहा हूं खुल के, हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं हीरो फील कर रहा हूं। क्यों? हुआ क्या, शिक्षा विभाग में एक डायरेक्टर होते हैं, आप जानते होंगे। आप अगर गवर्नमेंट फील्ड में आ गए तो आपको सबसे बड़ा खौफ होगा डायरेक्टर का कि अरे राजस्थान के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ना आ जाए, कहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। डायरेक्टर सर, तो मेरा गुड लक देखो, मेरा सौभाग्य देखो कि मैं वो इंटरव्यू दे करके नीचे आया तो मैं अपना ऊपर पर्स भूल गया। नीचे आ गया, नीचे कई लोग मिले, वहाँ पर सारे ऑफिस में मेरे को जाने कि यार सर आपके बड़े फैन हैं सारे, मैं सबसे बातें करने लग गया। तो लेकिन मैं जब बाहर निकलने लगा तो मेरे को याद आया मैं पर्स भूल गया। मैं पर्स लेने गया तो बाई चांस वहाँ पे डायरेक्टर सर भी आ गए। डायरेक्टर सर और सचिव सर नीचे उतर रहे थे, मैं ऊपर जा रहा था, तो सचिव सर ने मेरे को कहा इधर आ। उन्होंने आप नहीं कहा, बड़े हैं मोहित सर भी, मेरे को आप थोड़ी कहेंगे, तो उन्होंने कहा मेरे को इधर आ। तो मैं गया, क्या डायरेक्टर सर से मिला? तो मैंने कहा सर मैंने नमस्ते तो की थी, पहले मेरे को दिखे थे थोड़े से। तो कहता नहीं दोबारा मिल। मैं दोबारा मिला, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा, और फिर वो सचिव सर डायरेक्टर सर को क्या कहते हैं कि ये इसको जानते हो? वो ऐसे देखने लगे, कहते ये वही है चंद्रयान 3 वाला। तो वो सामने से कहते हैं अच्छा अच्छा वो अनूपगढ़ गढ़साना वाले, वो अनूपगढ़ गढ़साना वाले। मैं अपने आप को स्टार फील कर रहा था, क्योंकि लाखों की संख्या में गवर्नमेंट टीचर है, डायरेक्टर सर के अंडर लाखों लोग काम करते हैं। सर मेरे को जानते हैं कि मैं अनूपगढ़ गढ़साना से था, तो सर मैं तो हीरो ही हुआ। तो आप जिस स्टारडम को प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए जो कारगर रहने वाला है वो 5S रहने वाला है, 5th S। और वो 5th S है स्पेयर पार्ट्स। क्या? स्पेयर पार्ट। क्या होता है स्पेयर पार्ट? हम जनरली बात करते हैं कि स्पेयर पार्ट जी हमारी मेन मशीनरी है, उस मशीनरी में कोई उपकरण काम कम करना बंद कर दे तो उसको हटा करके क्या करो, उसकी जगह नया उपकरण लगा दो, नया अपैरेटस लगा दो, तो जो है ये स्पेयर पार्ट है। तो हमें भी हमारे शिक्षण के अंदर स्पेयर पार्ट की जरूरत है। हम जो पुराना ढर्रा लेकर के चल रहे हैं, गए बारकर लेकर के और धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिए, अब ये विधि नहीं चलती यार। बच्चे जो है वो सोशल मीडिया से, रील से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से इतने ज़्यादा उनका दिमाग, उनमें इतना कचरा भरा हुआ है कि हमने शुरू वो कर दिया तो उनका दिमाग पहले खाली नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आपको सुनना ही नहीं पसंद करेंगे वो। तो इसलिए पहले जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, अब जो पुरानी विधि है उसके अंदर कोई नए स्पेयर पार्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे। और सबसे अच्छा स्पेयर पार्ट है ABL। ABL होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करानी पड़ेगी। आप डेली नहीं करा सकते, आप हफ्ते में कराओ, 10 दिन में कराओ, 15 दिन में कराओ, महीने में कराओ। जो हमारे प्राइमरी टीचर्स हैं वो डेली कराएं, तो वो हमारे लिए कारगर होगा। अच्छा, मैं जो बार बात कर रहा हूँ स्टार की, तो मैं भी स्टार किससे बना? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से। अरे बोर्ड पर तो लाखों के लाखों टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको कहीं कागज़ पे बना के, उसको कहीं थर्माकोल शीट पे बना करके, उसका कोई टायर ला करके, कुछ करके आप कुछ अलग करेंगे, तब जो है वो बच्चा आपको पकड़ेगा। चाहे वो एक पहली क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो, अगर आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हो
तो वो हर बच्चा आपको फॉलो करेगा, हर बच्चा आपको फॉलो करेगा। आप ये जरूरी नहीं है कि आप कहेंगे सर मॉडल तो जो साइंस वाले बना सकते हैं, हम हिंदी वाले क्या करें। हिंदी वाले, आप मुंशी प्रेमचंद की कविता पढ़ा रहे हैं, आप मुंशी प्रेमचंद जी का एक चित्र ले जाइए, चित्र जाकर के वहां पे टेबल पर आप सामने लगा दीजिए। आप एसएसटी पढ़ाते हैं, आप मैप ले जाइए, मैप टंगा दीजिए। आप जियोग्राफी पढ़ाते हैं, सर तो अक्सर करते भी हैं, देखा भी है मैंने सर के, आप घर पे जाओ, जिस कमरे में ये पढ़ाते हैं उसमें ये ग्लोब पढ़ा भी है। तो ऐसी कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो वो उसका आप एक प्रादर्श मॉडल जो है बच्चों के सामने जरूर प्रस्तुत करें। जैसे ही आप मॉडल लेकर के जाएंगे बच्चा एक्टिव हो जाएगा, उसका नर्वस सिस्टम सारा एक्टिव हो जाएगा, भाई ये पता नहीं क्या ले आए सर। प्राइमरी टीचर्स डेली हर क्लास में ये उपयोग कर सकते हैं और आपके लिए तो बड़ा ही सुनहरा मौका है हीरो बनने का, क्योंकि आपके पास जो बच्चे हैं ना, एक एक बच्चा जो भी आप करवाते हो घर पे जाके कहता है मम्मा आज फलानी मैडम मेरी क्लास में ये चीज़ लेके आई थी, आज फलाने सर हमें पढ़ाने के लिए ये मॉडल लेके आए थे। इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, आप एक दिन कुछ ले गए, बच्चे ने घर पे जाके साझा किया, दूसरे दिन कुछ ले गए, बच्चा ने घर पे जाके बताया कि आज मैडम ये लेके आए थी, तीसरे दिन आप जो भी कुछ भी करो, बच्चा जब घर पे जाएगा ना तो इस बार बच्चा नहीं बताएगा कि मैडम ने क्या किया, पेरेंट्स पूछेंगे कि अच्छा आज तेरी मैडम ने क्या किया। यह सुन लो, आपका जो स्टारडम का जो आपकी जो पर्सनालिटी का जो प्रकाश था ना, वो बच्चे से फैल करके पेरेंट्स तक पहुंच गया, और उसी पेरेंट्स ने अगर ये आपने कंटिन्यू किया तो वही पेरेंट्स पड़ोसी के पेरेंट्स को बताएगा, पड़ोसी का पड़ोसी को कहेगा, और ऐसे ऐसे करते करते जो आप सिर्फ क्लास के हीरो थे वो पेरेंट्स के हीरो और आप समाज के हीरो बन जाएंगे। तो ये जो, क्योंकि बदलता जो सिस्टम है, बच्चों की जो स्मार्टनेस है, उस स्मार्टनेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमने फॉलो नहीं किया तो बच्चे तो स्मार्ट बन जाएंगे, हम मध्यम रह जाएंगे सर। तो ये मेरी 5S थ्योरी थी। यूं तो देखो, प्रशांत सर मेरे पारिवारिक सदस्य मान लो, मेरे बड़े भाई मान लो, दोस्त मान लो। मोहित सर तो मतलब मेरे को आज मैं जो हूँ मोहित सर की वजह से ही हूँ, क्योंकि कोई भी आपने देखा किसी हीरो को हीरो बनने में कोई तो ब्रेक देता है ना, तो मुझे ब्रेक किससे मिला था? मोहित सर से। तो शुरुआत तो मेरे को प्रशांत सर और मोहित सर जहाँ कहेंगे वहाँ मैं हाजिर होऊंगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन फिर भी इस बार यहाँ आते हुए मैं आया हूँ ना, तो प्रशांत सर मोहित सर से मैं एक शर्त रखना चाहता हूँ कि मैं आया हूँ तो मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए। और वो क्या मांग रहा हूँ मैं सर, कि ये जो 5S थ्योरी को अप्लाई करने के लिए मेरे इन साथियों को 1 सप्ताह का समय दिया जाए सर। उस 1 सप्ताह में इन पर प्रेशर नहीं हो कि तुम्हें सिलेबस करवाना है, तुम्हें ऐसा करना है। एक बार इनको 1 हफ्ते इनको खुद से करने दो जो करना चाहते हैं सर। 1 हफ्ता देखो, अगर आप वो नहीं करोगे तो जो आप कर रहे हो वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको 1 हफ्ता मेरी रिक्वेस्ट पर हम सभी लोगों को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कल संडे है, कल की भी छुट्टी है, परसों मंडे है, मंडे की भी छुट्टी है, तो आपके पास 2 दिन हैं। अभी जो मैंने 5S बताया ना, जिनको पसंद आया, जिनको अच्छा लगा, उनके दिमाग में बात तो बैठी, लेकिन वो 2 घंटे 3 घंटे 2-3 घंटे बाद वॉश हो जानी है। लेकिन अभी 2-3 घंटे में मैंने आपको अपॉर्चुनिटी भी दे दी कि 1 हफ्ता है आपके पास, आप उस पर काम करिए। अभी आप जिसके दिमाग में बत्ती जल गई, वो जिसने वो जलाए रखी, वो आज उसको ये नींद नहीं आएगी, वो सोचेगा कि यार मैं इसको कैसे करूं, कैसे करूं। मंगलवार को मैंने जाना है, मंगलवार को सर ने कहा हुआ है कि अच्छा, मैंने 1 हफ्ते के सप्ताह का समय मांगा है, तो नो डाउट प्रशांत सर भी नज़र रखेंगे कि यार इतना टाइम लिया था, बाहर से भी बंदे को बुलाया था, पता नहीं उसका क्या इफेक्ट हो रहा। तो प्रशांत सर की भी आप पर नज़र रहेगी, मोहित सर की भी आप पर नज़र रहेगी कि देखते हैं उस आधे घंटे 1 घंटे के सेशन का क्या परिणाम रहा, तो जानना चाहेंगे। तो अभी अगर आपने जो दिमाग में बत्ती जल रही है उसको जलाए रखा और सोचते रहे
आप में एबिलिटीज़ बहुत है सर। आप ये मत सोचना, कोई आप में से ऐसा तो नहीं सोच रहा था कि तेजाराम जी आएंगे हमें बताएंगे कि ऐसे जी एक चार्ट लो, उसको इतने सेंटीमीटर काटो, उसको ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, ऐसा तो नहीं सोचा था ना। ये एबिलिटीज़ किसमें? ये एबिलिटीज़ है आप लोगों में, आपको पहचान नहीं है। एक यूनानी दार्शनिक ने कहा है कि यूं तो दुनिया अजूबों से भरी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा अजूबा आदमी है, इंसान है, जो अपने अंदर की काबिलियत को नहीं पहचान पाता। तो आप अपने अंदर की काबिलियत पहचानो, आपने क्या करना है, कैसे करना है, आप पर कोई प्रेशर नहीं है, आपको फ्री माइंड आपने ये सोच के रखना है कि इस बार का मंगलवार हनुमान जी का वार बन जाए और मैं कुछ ऐसा बना के ले जाऊंगा। अच्छा, आप लोगों के लिए तो बढ़िया ही बहुत है। मेरे को अगर फेमस होना है, मेरे को कहीं किसी को इम्प्रेस करना है, मेरे अधिकारी को, तो मेरे को 1 करोड़ व्यू चाहिए, 50 लाख व्यू चाहिए, तब जो है वहाँ पर बुलाया जाएगा जयपुर मेरे को, तब मेरे को सम्मानित किया जाएगा। आपके लिए तो इजी बहुत है, आपके क्लास में 50 बच्चे, आप 50 बच्चों पर ऐसा कुछ इम्पैक्ट डाल लीजिए। आपके डायरेक्टर, आपके सचिव तो आपके साथ रहते हैं 24 घंटे, आपको इम्प्रेस करने में तो बड़ी ज़्यादा कोई समस्या भी नहीं है। तो फोड़ डालो, कुछ ना कुछ नया कर दो सर। हर टीचर जो है ना कुछ ना कुछ आप, अच्छा ये भी है, हम भी क्लास में पढ़ाते हैं ना, हमारी क्लास में 70 बच्चे होते हैं। अच्छा, मैं फ्री कर रहा हूँ अभी, 70 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे बैठे हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हमारा फोकस उन 5 लोगों पर होता है जो हमें सीख रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं। बच्चे का भी यही होता है कि यार यही जो है मेरे को परिणाम देंगे। जो अच्छे से सुन रहा होता है, पता है कि वही रिजल्ट वो देगा, ठीक है। तो उनमें से वो 5 कर जाते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। आप भी 50-60 लोगों की टीम है, 50-60 लोगों में अगर आप में से 5 जिन्हें कर गए तो मैं भी सफल हो जाऊंगा, मेरी भी बोलना सफल हो जाएगा और सर का जो है मेरा बुलाना भी सफल हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़रूर इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये थ्योरी कोई हवा में तैयार नहीं की गई, मैंने इसको तैयार करने, मेरी एक और आदत है कि मेरे को काम दिया गया है तो मैं उसको 100% निभाने के लिए सोऊंगा नहीं। मेरे को नींद नहीं आती जब तक मैं उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाता। आज मैं सोऊंगा सर, आज मैं सोऊंगा क्योंकि मेरे को उसको तैयार किया। ऐसे नहीं बोला, हाँ सुनने वालों को अच्छा लग सकता है कि यार क्या है, सामान्य बातें तो करिए, लेकिन उनको इकट्ठा करना, मर्ज करना बहुत मेहनत थी। तो उसको खूब मेहनत से तैयार किया है और आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, छुट्टी के बाद रुकना बहुत मुश्किल होता है, मैं भी रुका हूँ, बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी आप लोग रुके। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहित सर, थैंक यू प्रशांत सर, आप लोगों ने मुझे इतना मान बख्शा, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगे। हालांकि भाई मेरे स्माइल वाला पॉइंट तो मेरे चलता है। सबसे पहले तो इतना सोचा नहीं था कि इतने देर बैठ जाएंगे, बिल्कुल 1% भी वो नहीं, बिल्कुल ऐसा लगा कि कुछ सीख नहीं मिला। 7 साल मुझे लोग पढ़ाते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज का सेमिनार रियल में मेरी लाइफ को कुछ चेंज करेगा, मुझे कुछ और सीखने मिला। और ऐसा आप सभी को भी लगा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दिल सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक अच्छे टीचर को आप, कोई नो डाउट आपकी इतनी तारीफ हम सुनते हैं अच्छे टीचर को आप, लेकिन इतने अच्छे वक्ता हो आप, ये मैंने आज पहली बार देखा। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ आपसे और मैं बिल्कुल इन चीज़ों को अपनाऊंगा। अच्छा, इनको बताओ मैं अच्छा डांसर भी हूँ। हाँ, मैं जरूर मतलब हर का अच्छा कुक भी हूँ सर, आपको पता नहीं होगा। कुक का नहीं होगा, कुक भी बहुत तगड़ा हूँ। अब आप चाहेंगे कि मैं मोहित सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहित सर, नहीं सर, सर को एक सम्मान प्रतीक प्रदान करके उनको सम्मानित करें। आप इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। फोटो कर लो।